नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो इस चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ वन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर साहब हैं। उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल 2 सालों में क्या कुछ उनके विभाग में हुआ और क्या आने वाले समय के चुनौतियां हैं। अकबर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब हम सवाल और जवाब के सिलसिले को शुरू कर रहे हैं, तो मुझे ख्याल आ रहा है कि अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा में थे और बड़ी संख्या में लोगों को सामुदायिक पट्टे बांटे और ये सिलसिला पूरे प्रदेश में चल रहा है। हालांकि ये अधिकार है, कानून बना हुआ है जिसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, देर से ही सही आपकी सरकार की प्रायोरिटी में है। क्या लगता है इससे क्या कुछ बदलाव आएगा जंगल के मालिकाना हक को लेकर के? देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भारत सरकार ने वनवासियों के लिए ये कानून लाया, नियम बनाया। इसमें लगभग 6 लाख सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए गए और 4,84,000 जो व्यक्तिगत जो वहाँ के निवासी थे उनको पट्टे प्रदान किए गए। अब ये अधिकार तो उनको दे दिया गया। जैसे अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि हमारे जो पीसीसीएफ हैं, जो फॉरेस्ट हेड ऑफ फॉरेस्ट हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि जो वन अधिकार पत्र उनको प्रदान किया गया है, आने वाले समय में जो लघु वनोपज का जो कलेक्शन होगा और लघु वनोपज के कनेक्शन जो कलेक्शन होगा उससे वैल्यू एडिशन के बाद जो भी आय उनको प्राप्त होगी उसका हिस्सा उनको जाएगा। वन अधिकार पत्र में 2 बातें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वन अधिकार पत्र जिनको जिनको दिया गया है उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाए, यदि उनकी इच्छा है कि वो उसमें धान लगाना चाहते हैं, कोई फसल लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, और यदि उनको इसके एवज में, इसके बदले फलदार वृक्ष यदि लगाने के लिए उनको प्रेरित किया जाए, या जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के जरिए वन औषधियाँ जो होती है वो लगाने के लिए प्रेरित किया जाए, तो ये एक सार्थक कदम हो सकता है कि उनको रोज़गार भी मिलेगा। क्योंकि जो वनवासी होते हैं, आदिवासी समुदायों के बारे में ये देखा गया है कि वो फलदार वृक्षों को काटते नहीं, उसको संरक्षित करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। और जहाँ तक उदाहरण के तौर पर यदि धान वो लगा के रखे हैं, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने फैसला लिया है कि जो वन अधिकार पत्र हैं उनको भी ऑनलाइन उनका पंजीयन होगा और पंजीयन में जो धान खरीदी की हमारी व्यवस्था है उसके साथ उनको जोड़ा जाएगा। तो जब उनको धान का अधिक मूल्य मिलेगा तो वो मूल्य मिलने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार आएगा। ये राज्य सरकार सतत इसमें प्रयासशील है। जी, तो इसमें बड़ा सवाल ये भी है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भूमिका किस तरह से देखते हैं उसके बाद, क्योंकि अभी तो जंगल का मालिकाना हक ये मान लिया जाता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन उस वक्त क्या भूमिका रहेगी उसकी जब लोगों को अधिकार मिल जाएंगे? देखिए, लोगों को व्यक्तिगत अधिकार तो दिया जा चुका है, वो अपने खेती का काम प्रारंभ कर चुके हैं और वन विभाग की तरफ से उनको फलदार वृक्ष या जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के द्वारा जो पौधे उनको दिए जाते हैं जिससे औषधि का निर्माण हो सकता है, तो इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जो फलदार पौधे हैं वो उनको दिया जा रहा है और धान के मामले में ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। तो अब ये अभी सब शुरुआती दौर का है। जो सामुदायिक वन अधिकार दिया गया है उसमें भी वन विभाग इस बात का प्रयास कर रही है कि वो बड़े बड़े हिस्सों को घेरा करें और घेरा करने के बाद वहाँ भी वृक्ष लगाने की अनुमति दें, या जो वन अधिकार समिति है वो जिस प्रकार का काम करना चाहें, दूसरे जो वन औषधि वाले जो पौधे होते हैं वो लगाना चाहे, तो वो पूरे समितियों को रख रखाव के लिए एक स्वयं सहायता समूह के हिसाब से वहाँ पे एक समिति का निर्माण होगा और वो सारी चीज़ें उनको मेंटेनेंस के लिए सौंपी जाएगी, मेंटेनेंस के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए। जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन बदलाव सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है बल्कि सरकार के अप्रोच में भी हो रहा है। ये तमाम फैसलों में हम देख चुके हैं कि जिस तरीके से आपकी सरकार और आपके डिपार्टमेंट ने फैसले किए हैं, वो अपने आप में अभी तक चली आ रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परंपरा से बिल्कुल अलग है। आपने अब बेरोजगारों, इंजीनियर्स को भी इन्वॉल्व किया है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें लाएं। इसके अलावा जो खरीदी होती थी आरसी के रेट पे, उस पे आपने टेंडर की प्रक्रिया को लाया और जो राइट्स हैं वो अधिकारियों को दिए कि रेंजर के तबादले ये कर लेगा,
फॉरेस्ट गार्ड का, ये एक व्यापक बदलाव, इसके क्या परिणाम आप देखते हैं आने वाले समय में? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर भी हैं जी। और कौशल उन्नयन के जरिए राजमिस्त्री भी हैं जो ट्रेनिंग ले चुके हैं। एक सोच ये सामने आई कि जो बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार इंजीनियर हैं, इनको काम मिलना चाहिए, नौकरी अभी मिल नहीं पा रही है, और डिप्लोमा होल्डर हैं उनको भी काम मिलना चाहिए, राजमिस्त्री हैं प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, इनको भी काम मिलना चाहिए। तो एक नई योजना वन विभाग की तरफ से लाई गई। उसमें ये तय हुआ कि जो राजमिस्त्री हैं उनको 15 लाख तक, और जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 25 लाख तक, और जो इंजीनियर हैं, डिग्री होल्डर हैं, उनको 50 लाख तक का काम सीधे वन विभाग देगी। अब उसकी प्रक्रिया ये निर्धारित हुई है कि यदि एक काम के लिए एक से अधिक इंजीनियर आते हैं तो प्रतिस्पर्धा केवल उनके बीच में होगी, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो अंततः ये होगा कि किसी भी एक इंजीनियर को उसमें प्राप्त हो जाएगा, तो एक बेरोजगार को काम मिला। इसी प्रकार से राजमिस्त्री, तो जो राजमिस्त्री हैं 15 लाख तक के काम में कंपटीशन में वही भाग ले पाएंगे, तो वो भी अंततः किसी राजमिस्त्री को ही मिलेगा, और इसी प्रकार से डिप्लोमा होल्डर को भी ये काम प्राप्त हो सकेगा। तो एक कोशिश है वन विभाग की तरफ से, जिसमें जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, उनको काम मिले, और उसके लिए हम लोग अभी नया उसकी योजना ला भी दिए हैं, उसका नियम भी बन चुका है और ये काम प्रारंभ हो गया है। लघु वनोपज को लेकर के भी प्रस्ताव ला रहे हैं। इसके अलावा जो कुल संख्या थी वनोपज की, उसकी भी काफी बढ़ा दी है आप लोगों ने, और रेट भी अच्छा कर दिया, खासतौर से तेंदुपत्ता में। देखिए, लघु वनोपज के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 2018 के विधानसभा के चुनाव में जो हमारे कांग्रेस का घोषणा पत्र है, हाँ। उसमें ये लिखा गया था कि हम तेंदुपत्ता का जो दर है उसके संग्रहण का 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपया करेंगे जी। और 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपया हमने नई सरकार बनने के बाद किया। अब लघु वनोपज के संग्रहण की जहाँ तक बात आती है, कोरोना काल में भी ट्राइफेड एक संस्था है भारत सरकार से जो आंकड़े प्रकाशित करती है। पूरे देश का जो लघु वनोपज का कलेक्शन है, संग्रहण है, 80% खाली छत्तीसगढ़ सरकार ने जो लघु वनोपज हमारा संघ है उसके जरिए 80% लघु वनोपज का संग्रहण हम लोगों ने किया है। वनवासियों को इसमें 124 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। इस समय हमारे पास 13 लाख तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं। इस साल के लिए हमने 649 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अधिकांश तेंदुपत्ता का हमारा विक्रय हो चुका है। सिस्टम यह है कि जो हम कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करने के बाद जो भी उसमें व्यय आता है कलेक्शन में, परिधान करते समय जब टेंडर करेंगे उसको बेचेंगे तो जो राशि प्राप्त होगी और संग्रहण करने में जितना हमको खर्च आया है उसको घटाने के बाद पारिश्रमिक प्रोत्साहन के रूप में शेष राशि भी उनको दे दिया जाता है जो तेंदुपत्ता के संग्राहक होते हैं। तो 238 करोड़ रुपए का भुगतान अलग से उनको पुराने वर्ष का किया गया है और 649 करोड़ का इस साल का प्रावधान था, तो उसमें अधिकांश में उसका भुगतान किया जा चुका है। एक नई बात सामने आई थी गत वर्ष, जो भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से तेंदुपत्ता के जो संग्राहक परिवार हैं, यदि किसी दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाए या शारीरिक क्षति पहुंच जाए तो वो बीमा के जरिए उनको राशि उपलब्ध होती थी। लेकिन अनायास भारत सरकार की तरफ से, भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से ये बात सामने आई कि उन्होंने ये जो बीमा योजना थी उसको बंद कर दिए। तो जब वो बीमा योजना बंद हो गई तो अब सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से ये आवश्यक हो गया था कि उनके लिए कोई नई योजना लाई जाए। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्वयं पहल करते हुए 50% राशि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से और 50% राशि जो है लघु वनोपज निगम मिलाकर शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम से सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई और उसकी क्षतिपूर्ति जो बीमा योजना समाप्त हो गई थी तो नया योजना लाकर उसको पूर्ति कर दी गई। अच्छा, एक सवाल ये है, गोमर्डा अभयारण्य का मामला आपके विभाग ने ये पाया कि सारे जो नॉर्म्स हैं, नियम है, उसको ताक पे रख करके क्वार्ट्ज की माइंस चल रही है। उसका पर्दाफाश भी आपके विभाग ने किया
उसके बाद कार्रवाइयाँ भी हुई, लेकिन ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मामला है और ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कि जो दोषी है, जो आरोपी है, उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो कि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत, ऐसी जुर्रत ना कर सके। तो इस स्थिति में फिलहाल क्या स्टेटस है, क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, ये गोमर्दा अभयारण्य से लगे हुए हिस्से में जी, क्वार्ट्ज की 2 खदानें हैं। अब तत्कालीन सरकार के समय ये दोनों खदानों की मंजूरी दी गई थी। ये दोनों संचालित भी थी। जब जानकारी में ये बात आई कि अभयारण्य से लगे हुए हिस्से में 2 खदानें संचालित हैं, तो तत्काल टीम भेजकर हम लोगों ने उसकी जांच करवाई। और जांच करवाने पर हमको जब ये पाए कि जो 10 किलोमीटर की रेंज के भीतर में किसी प्रकार का कोई खदान नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो ये पाया गया कि उसके भीतर है। तो उसके भीतर संचालित होने के कारण हमने तत्काल वो दोनों खदानों को बंद कराया और दोनों खदानों को बंद कराने पर के बाद वो पूरे मामले की जांच हम लोग करा रहे हैं। जी। इसके अलावा एक घोषणा पत्र की बात याद आती है कि आपके घोषणा पत्र में इस बात का ज़िक्र है कि प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो बड़ा सवाल ये है कि अभी तक इसमें क्या प्रगति है, क्या योजना बनाया है आप लोगों ने या इस पे क्या काम कर रहे हैं जिससे बाघों की संख्या बढ़े? ये जो भारत सरकार की तरफ से जो आंकड़े प्रकाशित किए गए, वो इस समय का नहीं है, नई सरकार आने के बाद जी, का। जी। वो 2018 का है। हाँ, और बाघों की संख्या में जो कमी की बात आ रही है, तो उसमें एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं। बहुत बड़े हिस्से में जो इनका जो मूवमेंट होता है उसको ट्रेस करने के लिए कैमरे लगाए जाते हैं। तो बस्तर के बहुत बड़े हिस्से में बहुत दूसरे कारणों से उसमें जो माओवादी की जो स्थिति है, नक्सली समस्या है, उसके कारण बहुत बड़े हिस्से में वो ट्रेस करने वाले कैमरे नहीं लगाए गए थे। और मूवमेंट जब आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे तो उसके अनुमानित गिनती करके आंकड़े बता देने से जब तक ये फिर से दोबारा गिनती ना हो, तो तब तक ये आंकड़े को सही नहीं माना जा सकता और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग हैं, कुछ एनजीओस हैं, तो उनसे भी लगातार संपर्क है, उनसे बातचीत भी चल रही है। और हमारा अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती है, तो इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सही ढंग से उसको लोकेट भी कर लें, उसकी गिनती भी हो और उसमें वृद्धि भी हो सके। जी। बाघ के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण जानवर है वो हाथी है और पिछले कुछ महीनों में लगातार हाथियों की मौतें हुई हैं। तो इसको किस तरह से देखा जाए, क्या वजह रही? अब जंगल विभाग में तो शेर हाथी इसके कभी शेर है, कभी हाथी है, जी। या फिर मुआवजा दो तो भाई सांप काट दिया, तो कभी भालू का हमला हो गया। तो जो हाथियों के बारे में आपका ये कहना है, तो एक बहुत स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि 4 एलिफेंट रिजर्व तत्कालीन सरकार छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की तरफ से अनुमति दी गई थी। जी। बादलखोल, तमोर पिंगला, सेमरसोत, और चौथा था लेमरू। 3 का नोटिफिकेशन तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हो गया। लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है, उसका नोटिफिकेशन केवल सरकार इसलिए रोक के रखी थी कि उसमें नीचे कोयले की खदानें आती। नई सरकार बनने के बाद जब ये बात ध्यान में लाई गई और राहुल गांधी जी भी हमारे उस क्षेत्र में गए थे, उन्होंने वहाँ दौरा किया। उसके बाद ये कंसेप्ट आया कि एलिफेंट रिजर्व इसको घोषित किया जाए, क्योंकि जो हाथियों के रहवास के लिए वो बहुत उपयुक्त स्थान है और वो उस एरिया को पसंद करते हैं। तो जो 452 वर्ग किलोमीटर तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोयला खदानों को बचाने के लिए उसका नोटिफिकेशन नहीं किया, इस सरकार ने आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सारे मंत्रिमंडल की बैठक हुई और ये तय हुआ कि हाथी के रहवास को सुरक्षित रखना है और 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी कि इसको एलिफेंट रिजर्व बनाया जाए। तो हाथियों के लिए पूरा ध्यान छत्तीसगढ़ सरकार का है। 4 कोयले की जो खदानें हैं, जो भारत सरकार के वेबसाइट पे प्रकाशित हो चुकी थी नीलाम करने के लिए, उसको मुख्यमंत्री जी ने लिखित में पत्र दिया, ऑब्जेक्शन लिया। मैंने स्वयं केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि भाई ये हम एलिफेंट रिजर्व घोषित करने जा रहे हैं और ये कोयले की जो खदानों का यदि नीलाम कर देंगे तो हम जो रिजर्व करने वाले जो क्षेत्र को रिजर्व करने जा रहे हैं वो डिस्टर्ब होगा। तो हमारे अनुरोध को माना गया और भारत सरकार की वेबसाइट से इस समय फिलहाल वो हट गया है। अब आगे भी प्रयास रहेगा कि वो हटा रहे।
जी, इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा क्षेत्र है, आप लोगों ने एरिया भी बढ़ा दिया और बीच में उदयपुर और लखनपुर के इलाके जो कि सरगुजा से लगे हुए हैं, वहाँ पे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, बोला कि हमारे राइट्स प्रभावित होंगे अगर यहाँ पे बना। तो उन लोगों के विरोध को देखते हुए उस पर क्या कहना है? और दूसरा कि अब इस पे सरकार का स्टैंड क्या है? देखिए, सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत ये है कि जो एलिफेंट रिजर्व होता है, हुँ, जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र होता है, वो वहाँ गांव में आपको विस्थापन करना होता है, वो पूरे एरिया में कोई रह नहीं सकता। लेकिन एलिफेंट रिजर्व का जो क्षेत्र होता है, उसमें किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। सारे अधिकार जैसे थे वैसे रहेंगे, जो जहाँ रहता है वो वहाँ रहेगा। तो उसमें कुछ लोग, अब राजनीति में तो प्रतिपक्ष तो होता ही है, तो कुछ भड़काने का, गलत संदेश देने का काम भी लोग करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनको समझा दिया गया है, इस प्रकार की कोई बात नहीं। चलिए, आपके नेता टी.एस. सिंहदेव भी वहाँ पे ये कह रहे थे कि हम भी अनशन करेंगे, उन्होंने भी सवाल उठाए थे। नहीं, उन्होंने सवाल जरूर उठाए थे, लेकिन जब उनको ये बताया गया कि एलिफेंट रिजर्व में विस्थापित नहीं किया जाएगा, किसी को भी नहीं हटाया जाएगा, तो वो भी फिर अपने क्षेत्र में जाकर उन्होंने लोगों को समझाया, और वो फिलहाल अभी कोई समस्या नहीं है उसमें। अच्छा, जिस विभाग के आप मंत्री हैं, पर्यावरण की बात करें या फॉरेस्ट की बात करें, इसमें जो गैर सरकारी संगठन हैं या विशेषज्ञ हैं, उनकी बड़ी महत्ता है और बल्कि कई मसलों पे उनकी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। आपके डिपार्टमेंट में यह मैकेनिज़्म क्या डेवलप हो पा रहा है या डेवलप हो पाया है कि उनकी जो नॉलेज है, उनका जो अनुभव है, उसको किस तरह से हम एक्सप्लोर करें, अपने लिए यूटिलाइज़ करें? ये जो एक्सपर्ट की आप बात कर रहे हैं, विशेषज्ञ जितने भी हैं, जी, पहले तो हाथी मानव द्वंद्व को नियंत्रण करने के लिए पूरे एक्सपर्ट आमंत्रित किए थे, जी। और 3 दिन की कार्यशाला थी, उसमें अपने अपने विचार लोगों ने रखे। उसके बाद उसमें कामयाबी ये हुई कि जो ट्रैंकुलाइज किया जाता है हाथी को, तो पहली बार हमारे वन विभाग के अधिकारियों ने उसको किया। इसके पहले हमको बुलाना पड़ता था ट्रैंकुलाइज करने के लिए। तो विशेषज्ञों की राय तो समय समय पर हम लोग लेते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में भी और वन के क्षेत्र में भी। एग्जीक्यूशन के लेवल पे जब आप कोई योजना बनाते हैं तो उसको लागू करने के लिए आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर उनके एक्सपर्टीज, उनके नॉलेज का इस्तेमाल किया जाए तो आपको नहीं लगता कि बेहतर रिजल्ट आ सकते? देखिए, उनका काम नॉलेज प्राप्त करने तक, हाँ, और एग्जीक्यूशन का काम जो वन के जो नियम हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही कर सकता है। उसके निर्माण भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही कराता है, बाहर का कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं चलता। एक खनन लगातार, चूंकि एक ऐसा मसला है, बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है क्योंकि खनन करना पड़ेगा, डेवलपमेंट चाहिए तो दूसरी ओर आपको पर्यावरण भी बचाना है, और खनन का जो असर है वो हमारी नदियों पर धीरे धीरे पड़ रहा है, कहीं कहीं नज़र आ रहा है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसको कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं? देखिए, जब खनन की अनुमति होती है, विशेष करके जैसे छत्तीसगढ़ 1,35,000 वर्ग किलोमीटर का है, 44.2% हमारा जंगल है, और जब भी आप देखेंगे तो कोयले की खदानें जंगल में, लोहे की खदानें जंगल में, बॉक्साइट जंगल में, मतलब अधिकांश जो मिनरल्स हैं वो फॉरेस्ट एरिया में है, टिन भी वहीं है। अब जितना क्षेत्र इनको दिया जाता है माइनिंग के लिए, हाँ, तो भारत सरकार से उसकी अनुमति होती है, यहाँ से प्रकरण बनाकर उसको भेजा जाता है। लेकिन जितना जो वृक्ष का विद्रोहन होगा, जो पेड़ काटे जाएंगे, उससे 2 गुना क्षतिपूर्ति वनीकरण के नाम से उनसे लिया जाता है, और उसको 2 गुना पेड़ लगाने की कार्रवाई उसमें होती है। अब बात रही जो प्रदूषण को, जो नदियों को, नालों को प्रभावित करें, तो उसके उपचार के लिए भी अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने के आजकल नियम आ गए हैं, तो उसके आधार पर ही वो अनुमति दी जाती है। चलिए, कुछ दूसरे विभाग से सवाल ले लेते हैं। आपके पास एनआरडीए भी है, और एनआरडीए, हमने एक ऐसा शहर देखा है जो भविष्य का शहर बताया जाता है, लेकिन वो भविष्य कितना दूर है हमको समझ में नहीं आता है। आपकी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं सरकार बनने के बाद, लगातार आप लोगों ने दौरे भी किए हैं, आप लोगों के बंगले भी बन रहे हैं। क्या सोच है सरकार की? जो विज़न पिछली सरकार का था उसी को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, या फिर अलग विज़न उस शहर को लेकर के आए हैं? देखिए, दोनों विजन अलग अलग है। पिछली सरकार का विजन ये था, उन्होंने निर्माण कार्य वहाँ से शुरू किया, हाँ, जहाँ से नई राजधानी है। नई राजधानी से निर्माण शुरू करके वो चाहते थे कि वहाँ से बसहाट होते होते रायपुर पहुँचे, हाँ, तो ये कंसेप्ट फेल हो गया। अब नई सरकार का विजन ये है कि जो रायपुर से लगे हुए हिस्से में, जहाँ से नई राजधानी का क्षेत्र प्रारंभ होता है, बसाहट यहाँ से होना चाहिए।
और बसाहट को प्रेरित करने के लिए जो बड़ा कदम उठाया गया कि सारे इसमें विधानसभा अध्यक्ष जी का बंगला, मुख्यमंत्री जी का बंगला, सारे मंत्रियों का बंगला, गवर्नर हाउस, ये सारा वहाँ निर्माण होगा। जब सारे लोग यहाँ से उधर चले जाएंगे तो आने जाने में लोग काफ़ी बड़ी संख्या में आना जाना उनका होगा। और बसाहट जब शहर से लगे हुए क्षेत्र से प्रारंभ होकर आगे जब बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आगे चल के वो सफल होगा। पिछली सरकार के समय ये हुआ था कि वहाँ से बसाहट करके वापस आने वाली जो बात थी वो कंसेप्ट फेल हो गया। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। रायपुर का जो प्रदूषण है, हालांकि आंकड़ों में वो चेंज होता रहता है, लेकिन एक जो बड़ी समस्या समझ में आती है कि जो छतें हैं, छतों पे राखड़ की एक लेयर जम जाती है अक्सर, खासतौर से सर्दियों में। तो रायपुर को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच है आपकी? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो समय समय पर उसको देखा जाता है और ऑनलाइन सिस्टम भी लागू किया गया है बड़े उद्योगों में। लेकिन ठंड के समय ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि छतों में कुछ कुछ हिस्से में ये काली परत आ जाती है। लेकिन अभी सतत मॉनिटरिंग के लिए उनको कहा गया है और काफ़ी इसमें सुधार आया है। एक परिवहन में बड़ी चर्चा थी, जब आप लोगों ने फैसला लिया तो आलोचना भी हुई। जो नाके थे, नाके फिर से शुरू हो गए, उसको लेकर के भाजपा ने काफ़ी आलोचना की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो 15 साल तक बैरियर स्थापित करके रखे रहे। अब 15 साल के बाद उन्होंने बंद कर दिया। कुछ शिकायतें आई तो शिकायतें आई कि भाई बैरियर में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करना था तो उसके बदले बैरियर को समाप्त कर दिए। सवाल इस बात का है कि ये नक्सल प्रॉब्लम वाला क्षेत्र है, नक्सली समस्या है यहाँ। आपके बैरियर में कोई है नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है आपको मालूम ही नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वो जरूरी है। फिर भारतीय जनता पार्टी को आलोचना करने के पहले मध्य प्रदेश सरकार से पूछना चाहिए था उन्होंने क्यों स्थापित किया। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करे तो वो ठीक है और कांग्रेस की सरकार यदि स्थापित करे तो वो गलत है। तो ऐसा नहीं है, हमने स्थापित किया और अभी सभी बैरियर में जो वे ब्रिज लगाने का काम टेंडर हुआ, अभी टेंडर उसको कॉल किया गया है। वे ब्रिज लगने के बाद जो सिस्टम डेवलप होगा तो जैसे ही जो ट्रक है या जो भी अपन वाहन कह लें, गुड्स व्हीकल, वो जैसे ही उस बैरियर में पहुंचेंगे, बैरियर में पहुंचने के बाद जो वे ब्रिज है, वे ब्रिज के ऊपर जैसे ही वो आएगा तो कंप्यूटर से आपको पूरा दिख जाएगा कि इसमें कितना टन लोड है। और उसमें ये भी सिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि गाड़ी नंबर से जैसे ही गाड़ी एंटर करेगी वो कैमरे के आधार पर नंबर आएगा और सारे उसमें किन किन दस्तावेजों की कमी है ये तक आपको जानकारी आ जाएगी, जो मुख्यालय तक उसका रिपोर्ट आएगा। अच्छा, उसी के साथ। जी जी, बहुत संक्षिप्त में, चूंकि वक्त बीत रहा है, तो एक दो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, आपके साथ लंबे समय तक काम किए हैं। इससे पहले आपने और भी मुख्यमंत्रियों को देखा है, भाजपा के मुख्यमंत्री को भी देखा है। आपको क्या लगता है कि क्या फर्क है बाकी मुख्यमंत्री में और भूपेश बघेल में? देखिए, जो एग्जीक्यूशन मेन, हाँ, यदि मान लो थोड़ी देर के लिए आप आ जाइए, गोधन न्याय योजना बना के छोड़ देना एक अलग चीज़ है, लेकिन लगातार उसके पीछे लगे रहना, उसकी मॉनिटरिंग करना, संबंधित विभाग के मंत्री भाई रविंद्र चौबे जी बैठे हैं, लगातार उनको बुलाना, संबंधित जो लोग और भी इसमें सहायता दे सकते हैं उनको बुलाना, उसकी मॉनिटरिंग लगातार करना, योजना बनाकर मॉनिटरिंग करके उसको अंत तक, परिणाम तक पहुंचाना, ये अंतर है पुराने मुख्यमंत्री नए में। पुराने में तो ऐसा है कि योजना बनाने वाले बना दिए, पूरा होता है तो ठीक, नहीं तो ठीक। ये बनाएंगे भी और मॉनिटरिंग भी करेंगे और लगातार करते रहते हैं। खाली इसका नहीं, जैसे वन अधिकार पत्र उनको देना है, सामुदायिक वन अधिकार पत्र देना है, तो हर 15 दिन महीने में भी उसकी मॉनिटरिंग होगी कि कितना दिए, बाकी क्यों नहीं दे पा रहे हो, कितने क्लेम है, क्यों सेटल नहीं हो पा रहा है, ये इस तरीके की बात है। तो वो क्रियान्वयन वाली बात बहुत मतलब ज़्यादा यहाँ पे अभी जो देखने में आ रही है और इसी के कारण आपको परिणाम नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मोहम्मद अकबर, छत्तीसगढ़ सरकार के वन, पर्यावरण एवं आवास मंत्री। और आगे इस बातचीत के सिलसिले को, अच्छा, कुछ लोग हैं जो सवाल पूछना चाह रहे थे। सर, एक थोड़ा सा लेंगे जी, माइक ले जाइए उनके बीच में, जो सवाल पूछना चाहते हैं उनसे सवाल पूछते हैं।
हाथ उठाइए प्लीज, जो सवाल पूछना चाहते हैं। मंच के राइट साइड। जी, मैं रूपन चंद्राकर हूँ, नया रायपुर से। छत्तीसगढ़ शासन का कोई भी योजना का लाभ नया रायपुर में नहीं है। इस बात को पूरे अधिकारी, मंत्रालय के अधिकारी जानते हैं, मंत्रीगण जानते हैं। उसी रास्ते में मवेशी रोड में, चौराहे में करना चाहिए, मर मिट रहा है, डेली एक्सीडेंट हो रहा है। जैसा राज्य निर्माण के बाद में मैंने कहा है, न कर्ज मिला न कर्ज का लाभ, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का न कोई योजना है। नहीं, लेकिन आप मेरे ख्याल से ना इनके विभाग से संबंधित नहीं है। जब नहीं मैं इनके विभाग से भी है ना। नया रायपुर के किसानों को राज्य निर्माण से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास योजना का लाभ न बीजेपी शासन में मिला, न इस शासन में किस योजना का कोई क्रियान्वयन नहीं है। चलिए जवाब ले लेते हैं। जी सर। देखिए, ऐसा है कि जो भी ज़मीन वहाँ पे अधिकृत की गई वो बाकायदा उसका एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट में जो भी लिखा है उसका पालन किया जा रहा है। ये तो बीजेपी वाली बात हो गई। दूसरा मेरा ये कहना है, नहीं सर, बस नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यदि नहीं सुनेंगे तो मैं किसान चला जाऊंगा। यदि मुझे बुलाया गया है तो मैं किसानों की समस्या को सुनना होगा। मेरा ये कहना है गुप्ता जी, नया रायपुर अटल नगर वर्ष 2002 से लेकर के 2008, 5 और 5 से लेकर के आज तक प्रतिबंध लगा है। मात्र एक क्रेता विक्रेता नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। नया रायपुर किसान कब स्वतंत्र होंगे, इस बात का जवाब चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये नियम में है और प्रतिबंध तो है, और ये नियम में होने के कारण प्रतिबंधित रहेगा।